Welcome my dear students to another practice session on profit and loss. चलिए शुरू करते हैं. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it if you are liking the content and also press the bell icon. अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो if you are liking the content and you want them to be benefited by this. चलो, first question of the day. A person purchased 60 articles at rupees 290 each. He sold some of them at a profit of 40% by selling them at a price equal to the cost price of 42 items. The remaining articles are sold at 25% profit. Find the profit percentage in the overall transaction. तो परचेज किए हैं 60 आर्टिकल्स और कॉस्ट प्राइस से कितना है 290 रुपीज ईच. सेल किए हैं सम ऑफ देम आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग देम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम्स. व्हाट डज दैट मीन? इस बात का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ देम ही सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%. अगर 40% का प्रॉफिट है, 40% यानी कि 4/10, तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपीज होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 14. 40% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 14 हो जाएगा. इजंट इट सो? ठीक है. सो अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 14 हो जाएगा. व्हाट डज दैट मीन कि अगर हम लेट अस से हमने 10 आर्टिकल्स सेल किए हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा हमें? 140 रुपीज मिलेगा. और अगर 14 आर्टिकल्स परचेज किए होते तो भी 140 रुपीज होता. तो बेसिकली इन एनी सच केस अगर हमें गिवन है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 10:14, तो अगर हमें नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स से टोटल अमाउंट को इक्वल करना है, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स, तो वो रेशियो जस्ट ऑपोजिट होगा. जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जस्ट उसका ऑपोजिट रेशियो होगा, नहीं दैट विल बी 14:10. ठीक है. हमें गिवन है यहाँ पे कि सम आइटम्स आर सोल्ड एट ए प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम्स. ठीक है. तो क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 10:14 का, दैट इज वाई नंबर ऑफ आइटम्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी 14:10. और क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम्स, यानी कि 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 42 है. तो कितने आइटम्स को सेल किया होगा? दिस इज 3 टाइम्स, यानी कि 30 आइटम्स को सेल किया होगा एट द कॉस्ट ऑफ 42 आइटम्स, एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम्स. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है बात? ओके. बेसिकली यहां पे हुआ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है दैट इज 14/10 या 140/100, बिकॉज 40% का प्रॉफिट है, यानी कि सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 14/10 या फिर 7/5 हो जाएगा. और फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम्स. तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपी है एक आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस है 7, तो लेट अस से n आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम्स. 42 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 42 × 5, और n आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है 7, तो n × 7, तो n विल बी इक्वल टू 42 × 5/7, यानी कि 6 × 5 30 आर्टिकल्स होंगे जिनको कि सेल किया है 40% प्रॉफिट पे. बट ये वैल्यू डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है? क्योंकि हमें रेशियो पता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 7:5, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा 5:7. 7 की वैल्यू 42, 5 की वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी. टोटल आर्टिकल्स हमारे हैं 60. आउट ऑफ दीज 60 आर्टिकल्स 30 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, तो बचे भी 30 बचे भी. ठीक है, यानी 1:1 का रेशियो है. जितने आर्टिकल्स हमने सेल किए हैं 40% प्रॉफिट पे, उतने ही आर्टिकल्स को सेल किया है एट 25% प्रॉफिट. ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 40 × 1 + 25 × 1 डिवाइड बाई 2, तो 40 + 25 डिवाइड बाई 2. स्ट्रेट अवे बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया. 32.5% प्रॉफिट. ईजी तब हुआ जबकि हम पहले इस लाइन को समझे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आइटम से हम कैसे डिड्यूस करेंगे अपनी वैल्यू को. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो आंसर हमारा है 32.5% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानास, 1/5 of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the bananas left with him at 15% profit and sold the remaining at 10% profit. What find his overall profit or loss percentage? Pause the video, attempt it yourself first, फिर सॉल्यूशन देखो. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है 1/5 of them got rotten, तो 1/5 तो खराब हो गया यानी कि फेंक दिया, यानी कि उन पे तो पूरा लॉस हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोग गलती क्या करोगे यहाँ पे कि फेंक दिया तो इस चीज पे 0% प्रॉफिट शायद कैलकुलेट करो. ऐसी गलती कर सकते हो. ठीक है. बट अगर किसी चीज को हमने थ्रो अवे कर दिया है तो जितना भी उसमें कॉस्ट लगा वो सबका सब बेकार हो गया. 100% लॉस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा खराब हो गया. तो 100% लॉस होगा इन केस में. तो दीज 1/5 विल गिव अस 100% लॉस. देन क्वेश्चन कह रहा है 2/5 of the bananas left with him. This is not 2/5 of total, but 2/5 of what is left.
1/5 को थ्रो करने के बाद में जो बचा उसका 2/5 है 15% प्रॉफिट पे, ठीक है। सो 2/5 ऑफ रिमेनिंग, 1/5 को हमने रिमूव कर दिया तो बचा कितना, 4/5 रिमेनिंग बचा। अब इस 4/5 का 2/5 की बात कर रहा है, यानी कि 8/25। अगर 25 इनिशियली टोटल होते तो उनमें से 8 को हमने सेल किया है 15% प्रॉफिट पे और रिमेनिंग को सेल किया है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो अगर हमने इनिशियली क्या वैल्यू लो, इनिशियल वैल्यू 25 ले लो, क्योंकि पहले हम 1/5 ले रहे हैं और फिर उसका भी 2/5 ले रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू अगर हम मान लें टोटल 25 फ्रूट्स हैं, तो आउट ऑफ 25 1/5 हो जाएंगे 5, इन 5 पे 100% लॉस हो गया। फिर 2/5 ऑफ दिस रिमेनिंग, यानी कि दैट विल बी 8/25, 25 में से 8 ऐसे होंगे जिन पे कि हमारा 15% प्रॉफिट होगा। 5 और 8 हो गया 13, 13 के बाद बचे 12, तो अब इन रिमेनिंग 12 पे 10% का प्रॉफिट होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। So that will be 5 into -100 यानी -500 plus 8 into 15 120 plus 12 into 10 120 and this divided by 5 plus 8 plus 12 that is 25 only. तो ये वैल्यू आ जाएगा -500 plus 240 यानी कि -260 अपॉन 25, तो दैट विल बी 10.4% का लॉस होगा। लॉस ऑफ 10.4% ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man buys 120 toys each at the same cost price. 120 toys परचेज किए हैं each at the same cost price. He sells 45% of the toys at 40% profit, 1/3 of the remaining at 20% profit and remaining at a loss which is equal to cost price of the 14 toys. Again हमें क्या दिया है, 1/3 of the remaining है। पहले तो 45% यानी कि 45% कितना होगा 9/20, यानी कि 20 में से 9, 45% टोटल 120 टॉयज है। तो 120 का 45% कितना आ जाएगा, 45% विल बी 9/20, 20 में से 9 है, 120 में से 9 into 6 54 होंगे। 54 टॉयज आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। रिमेनिंग कितना बचा, 54 के बाद में रिमेनिंग बचेगा हमारा 66, सम 120 है, 120 माइनस 54 66 रिमेनिंग बचा। रिमेनिंग का 1/3 विच विल बी इक्वल टू 22 को सेल किया है हमने 20% प्रॉफिट पे एंड देन बच गए हमारे 44। दीज 44 आर सोल्ड एट ए लॉस विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 टॉयज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 टॉयज, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 टॉयज। तो अगर 1 टॉय पे का हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मान लें, सीपी मान लें 100 ऑफ 1 टॉय 100 ईच, तो 14 का क्यों माना सीपी हमने 100 ईच, बिकॉज एक पे हम लॉस कितना मान रहे हैं, परसेंटेज में सारी वैल्यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज में ले रहे हैं एक्चुअल में हमें, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज वाई हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 टॉयज का हो जाएगा 1400। तो पर टॉय, क्योंकि टोटल 44 टॉयज पे लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा पर यूनिट 1400/44, ठीक है, 1400/44। 100 हमने इसीलिए माना है क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू लेना है। कॉस्ट प्राइस 14 टॉयज के इक्विवेलेंट लॉस हुआ है इन दीज आर्टिकल्स, इन दीज 44 आर्टिकल्स। अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये लॉस परसेंटेज नहीं है, दिस इज लॉस, ठीक है। परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 44 से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो लॉस की वैल्यू है हमारा, ठीक है, कि हमारा कॉस्ट प्राइस 14 टॉयज के बराबर लॉस हुआ है, यानी कि 1400 का लॉस हुआ है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, 1400 डिवाइड बाई 44 कर दोगे, ठीक है, तो हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगा लॉस परसेंटेज का। इज दैट क्लियर, ठीक है, क्या बात समझ में आती है, कैसे मिलेगा, क्योंकि 14 हमारे 44 टॉयज पे लॉस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे फॉर द कॉस्ट और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर द परसेंटेज। लॉस तो हमारा हुआ है 1400 का, बट लॉस परसेंटेज ये वैल्यू आएगा, ठीक, ओके। तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 से हटोगे, नीचे बचेगा 11, ऊपर बचेगा 350, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा 350/11%। दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव क्योंकि लॉस हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, दैट विल बी 54 into 40, और ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा बस, ठीक है, इतना ही रखते हैं, डायरेक्टली करते हैं। 54 into 40 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 216 2160 प्लस 22 into 20 दैट इज 440 और माइनस 44 into 350/100 दैट इज ओनली 1400 एंड दिस डिवाइडेड बाई 120, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2160 प्लस 440 दैट इज 2600 माइनस 1400, 2600 माइनस 1400 दैट इज 1200/120,
विच इज 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी। फिर ठीक, दिस विल आंसर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells apples, bananas, and oranges at 20%, 25%, 30% profit respectively. If the ratio of the cost of the fruits is 2:3:5 and fruits are sold in the ratio of 5:4:2, तो प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू क्या आएगा? कॉस्ट का रेशियो गिवन है हमें, कॉस्ट का रेशियो 2:3:5 रिस्पेक्टिवली है, और फ्रूट्स जो परचेज किया उनका रेशियो भी गिवन है नंबर ऑफ फ्रूट्स का, दैट इज 5:4:2। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट फॉर एप्पल्स दैट विल बी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? रेशियो गिवन है नंबर ऑफ फ्रूट्स का, दैट इज 5:4:2। कॉस्ट का रेशियो भी गिवन है, दैट इज 2:3:5 फॉर एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। ओके, तो और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 20%, सारे प्लस में सारे प्रॉफिट ही हैं, 25% एंड 30%। वेट एवरेज कैसे निकालोगे? अगर सिर्फ कॉस्ट प्राइसेस गिवन होते तो कॉस्ट प्राइसेस के रिस्पेक्ट में निकल जाता है। ठीक है, अगर सारे आइटम्स इक्वल होते तो, बट इक्वल नहीं है ना, तो नंबर भी अलग अलग है। अब ये चाहे एप्पल, बनाना, ऑरेंज होते हैं या फिर सारे के सारे एप्पल ही होते। पहले वाले केस में एप्पल्स जो है फर्स्ट टाइप के हैं, दूसरे सेकंड टाइप के, तीसरे थर्ड टाइप के, बात एक ही है। ठीक है, सो क्लियरली जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए वैसे यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारा दिस विल बी रिस्पेक्टिव वेट्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि अगर हमारा 1 kg का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज, तो 5 kg परचेज किया हमने एप्पल्स, तो एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस 20 मान लिया, 30 मानोगे बनाना का कॉस्ट प्राइस, और तुमने 4 kg परचेज किए हैं, ऑरेंजेस का 50 मान लिया और 2 kg परचेज किए हैं। ठीक है, एप्पल सबसे सस्ते मिल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा वेट रेशियो? 10 × 20 दैट इज 200, 10 × 20 200 आ गया। ठीक है, दिस इज 12 और 12 × 25, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, नंबर्स और कॉस्ट प्राइसेस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 12 × 25 300 आ जाएगा, और लास्टली 10 × 30 300 आ जाएगा। टोटल सम कितना आ रहा है? 10 + 12 + 10। अब ये वैल्यूज इतनी मुश्किल नहीं थी इसलिए हमने इजीली कर लिया। अगर मुश्किल होती तो फिर इनका भी रेशियो ले सकते थे वैल्यूज लिखने के बाद में। भाई पहली वैल्यू 10 आई है, दूसरी आई है 12, तीसरी आई है 10। अगर वैल्यूज मुश्किल होती तो इनका भी रेशियो ले लेते फाइनली, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे वैल्यू आ रहा है हमारा, दिस इज 800 एंड दिस डिवाइड बाई 32। 8 से जाएगा 100/4 हो गया, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। लास्ट में जब भी कैलकुलेशन ऐसा क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करो, लास्ट में एक बार ये जरूर चेक करो कि जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है वो दोनों जो एक्सट्रीम वैल्यूज उनके बीच में ही आना चाहिए हमेशा। 20% इज मिनिमम वैल्यू, 30% इज मैक्सिमम वैल्यू, तो जो हमारा आंसर होगा दैट शुड बी बिटवीन 20 एंड 30। हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में ही आना चाहिए। अगर गलती से 20 से कम आए, 30 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली तुमको चेक करना है एरर कहीं ना कहीं पे तुमने किया, तुमने गलती की है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो हमेशा एक बार वो इतना निगाह रखना है कि सेकंड्स में ये बात, तो तुम सेकंड्स में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इनफैक्ट उससे भी कम टाइम में तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि तुम्हारा गलती तो नहीं हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां ऐसी जो है उनको हमेशा हम चेक में रखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper has total 140 chocolates. He sold 49 chocolates at 8.4% profit, 35 chocolates at 12.4% profit, 42 chocolates at 13.4% profit, and remaining at 14.4% profit. If his total profit is rupees 483, then find the cost price of 5 chocolates. 5 chocolates का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? टोटल 140 चॉकलेट शॉपकीपर ने परचेज किए हैं। आउट ऑफ दीज 140, 49 को परचेज किया है 8.4% के प्रॉफिट पे। सब पे प्रॉफिट हुआ है तो प्लस नहीं लगाते हैं, वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, 49, 35 को परचेज किया है 12.4% के प्रॉफिट पे, 42 को परचेज किया है 13.4% के प्रॉफिट पे। कितनी बच गई? 49 + 35 हो गया 84, 84 + 42 हो गया 126, बच गई 14 चॉकलेट्स, और बची हुई 14 चॉकलेट्स को परचेज किया है 14.4% के प्रॉफिट पे। क्योंकि सारे के सारे हमारे 49, 35, 42 और 14 ये सारे नंबर्स हमारे मल्टीपल ऑफ 7 है, तो रेशियो ले सकते हो इजीली इसका। दिस रेशियो विल बी 7:5 6:2, ये रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में वेट एवरेज कैलकुलेट करना है, लेकिन वैल्यूज बहुत टिपिकल है, 8.4, 12.4, 13.4, 14.4, यानी कि यहाँ पे अगर वेट एवरेज इस तरह से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो काम हो गया अपना, फिर तो सॉल्व कर लिया हमने। तो बेटर अप्रोच क्या होगा? यहाँ पे डेविएशन ले लो, किसी एक वैल्यू को एवरेज अपना एज्यूम कर लेते हैं और उससे बाकी सबका डेविएशन ले लेते हैं।
तो बीच की किसी एक वैल्यू को एवरेज अपना एज्यूम कर लेते हैं। जैसे 12.4 को हमने एवरेज एज्यूम कर लिया, 12.4 हमारा एवरेज मान लिया, तो इसका डेविएशन अपने आप से तो 0 है। 8.4 इज 4 लेसर, 13.4 1 ज़्यादा है, और 14.4 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा 12.4 तो हमने वैसे ही एवरेज मान लिया है, प्लस दिस इज 7 इंटू -4 यानी -28, प्लस ये तो 0 ही है, प्लस 6 इंटू 1 6, प्लस 2 इंटू 2 4, एंड दिस डिवाइड बाई टोटल कितना है 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2। तो दैट इज, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ 7 5 12, हाँ ठीक है 20 डिवाइड बाई 20, तो 12.4 और ये वैल्यू आ रहा है माइनस, दिस इज 28 प्लस 10, ये माइनस 18/20, 18/20 इज 0.9, 12.4 माइनस 0.9 यानी कि दिस इज 11.5%। तो प्रॉफिट हुआ है हमारा 11.5%, और प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू ₹483। 11.5% की वैल्यू है ₹483। डेसिमल हटाते हैं यहाँ से, तो दिस विल बी 4830। 115% की वैल्यू आ जाएगी 4830। 115 23 का मल्टीपल है, 23 से 5 टाइम्स आएगा, और ये जाएगा 23 2 जार 46, तो 210 टाइम्स जाएगा, और फिर 5 से 42 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1% इज इक्वल टू 42, 1% ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू 42। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 आर्टिकल्स, दैट विल बी इक्वल टू 4200। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 4200 बाई 140, दैट इज 30 रुपीज। क्वेश्चन ने पूछा है 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो दैट इज 30 इंटू 5, ऑप्शन सी आंसर आएगा, ₹150। ₹150 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल 5 आर्टिकल्स। ओके, 5 chocolates. Next question. Oil equal to 20% of the weight of groundnut is extracted in a mill. The matter left after extraction is sold as cattle feed at the rate of rupees 12.50 per kilograms. The groundnut are bought at rupees 20 per kg. The processing cost is rupees 5 per kg. At what price per kg should the oil be sold to earn 20% profit on total cost including the processing cost? Okay, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, अपने एंड में अटेम्प्ट करो, पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट क्या आएगा? कॉस्ट हमारा क्या है, ग्राउंडनट को परचेज किया है एट ₹20 पर केजी, प्रोसेसिंग कॉस्ट इज ₹5 पर केजी, और एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड द ऑयल बी सोल्ड टू अर्न 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग वन। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है पर केजी? 20 + 5 25 आ रहा है, तो ₹25 पर केजी, दैट विल बी टोटल कॉस्ट। ₹25 पर केजी आ गया टोटल कॉस्ट हमारा। ओके, फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए पर केजी? दैट शुड बी 25 इंटू 20%, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट चाहिए। 25 इंटू 6/5 करोगे तो 30 रुपीज पर केजी, दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस। बट प्रॉब्लम ये है, ये तो तब होता जबकि एक ही आइटम होता हमारे पास, बट एक आइटम नहीं है। हमने 5 केजी अगर परचेज किया है, लेटस से 5 केजी अगर हमने ग्राउंडनट परचेज किया है, और फिर 5 केजी ग्राउंडनट को हम जब परचेज करने के बाद में प्रोसेस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? हमें ऑयल मिलेगा। ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंडनट। 5 केजी का 20% यानी कि 1 केजी हमको ऑयल मिलेगा। बचा हुआ 4 केजी क्या होगा? रिमेनिंग 4 केजी विल बी मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जो कि कैटल फीड की तरह लिया जाएगा। तो 4 केजी मैटर मिलेगा, मैटर लेफ्ट, ठीक है, कैटल फीड। अब कैटल फीड पे हमें मिलने वाला है ₹12.50 पर केजी। और 1 केजी ऑयल को हमें किसी प्राइस पे सेल कर रहा है, लेटर से X रुपीज पर केजी पे हम सेल कर रहे हैं, और हमारा एवरेज आना चाहिए 30 रुपीज पर केजी, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा 20% का। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ये आएगा, निकालते हैं एवरेज। तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 12.50 डिवाइडेड बाई 5, 1 + 4 5, एंड दैट इज इक्वल टू 30। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 150, 30 इंटू 5 150, यानी कि x हमारा हो जाएगा इक्वल टू 100 रुपीज पर केजी। सो ऑयल मस्ट बी सोल्ड एट 100 रुपीज पर केजी, ऑप्शन ए। क्या बात कह रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 बातें हमें समझनी थी। एक तो ये है कि टोटल कॉस्ट में हमारा इंक्लूड होगा प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा पर केजी में गिवन हो, किसी और
तरह से भी गिवन हो सकता था, तो हमें पर केजी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हो सकता था कि दिया होता कि 20 केजी आइटम है या 25 केजी आइटम है, प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारा टोटल आया है 1000 रुपीज़ का, तो पर केजी में उसको कन्वर्ट करते। ठीक है, उसके बाद में फिर टोटल कॉस्ट हम निकालते पर केजी। फिर हमें टोटल कॉस्ट पर केजी निकाल लिया, सेलिंग प्राइस पर केजी निकालना होता है, उसके लिए जितना भी परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 20% गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। फिर हमें पता है 5 केजी में से हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 केजी आ रहा है, ऑयल मिल रहा है 1 केजी हमें सिर्फ और सिर्फ, रिमेनिंग 4 केजी इज कैटल फीड मिलेगा, जिस पे कि हमें उसको सेल करेंगे 12.50 रुपीज़ पे। 1 केजी के लिए हमें प्राइस निकालना है, सो दैट हमारा जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है दैट विल बी 30 रुपीज़ पर केजी। अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 65% when it passes through 3 hands. If the first and second sellers made a profit of 20% and 25% respectively, then find the profit percentage of the third seller. थर्ड सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एक आर्टिकल को टोटल ओवरऑल प्राइस इंक्रीज कर रहा है 65% से, जब ये पास कर रहा है 3 हैंड से, यानी कि बीच में 3 इंटरमीडियरीज हैं जिनसे पास करने के बाद में ओवरऑल प्राइस इंक्रीज कर रहा है 65% से। यानी इनिशियल प्राइस अगर हम 100 रुपीज़ मान लें, फर्स्ट इंटरमीडिएट को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 20 ऐड कर दो, यानी कि 120 रुपीज़ होगा। ठीक है, 120 रुपीज़ होगा पहले कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकेंड पर्सन। अब ये 120 वाला सेकेंड पर्सन 25% प्रॉफिट पे सेल करेगा। पहले सेलर ने लिया है 20% का प्रॉफिट, फर्स्ट सेलर ने लिया 20% का प्रॉफिट। अभी जो सेकंड सेलर है, ऐसा यानी सेकंड सेलर है, ये 25% का प्रॉफिट लेगा। 25% ऑफ 120, 1/4 ऑफ 120 यानी कि 30 रुपीज़ का प्रॉफिट लेगा, तो 150 पे सेल करेगा। और अल्टीमेटली क्योंकि हमारा टोटल कितना है 65 का इंक्रीज आ रहा है, 65 यूनिट्स का 65% का इंक्रीज आ रहा है 100 में, तो 165 हमारा फाइनल प्राइस हो जाने वाला है। जो थर्ड सेलर है कितना प्रॉफिट ले रहा है, 15 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है। 15 रुपीज़ का प्रॉफिट किस पे ले रहा है, 150 पे ले रहा है, यानी कि 10% का प्रॉफिट ले रहा है। 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? हमेशा जब भी सक्सेसिव चेंजेस हो, जैसे यहाँ पे भी सक्सेसिव चेंज है, पहले 20% का इंक्रीज आया, फिर इंक्रीज आया 25% का, लास्ट में इंक्रीज आया 10% का। जब भी कभी सक्सेसिव चेंजेस हो, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि पहले वाले सेलर को प्रॉफिट हुआ है 20% का और लास्ट वाले को हुआ है 25% का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच वाले सेलर का प्रॉफिट निकालने को भी पूछ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा सीक्वेंस अगर सक्सेसिव चेंजेस है तो सीक्वेंस इज नॉट रेलेवेंट, सीक्वेंस को तुम चेंज भी करोगे तो भी आंसर तुम्हारा डिफरेंट नहीं आएगा। ओके, आंसर विल नॉट बी डिफरेंट इन दैट केस ऑल्सो। क्या बात समझ में आती है? सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि पहले दो सेलर्स का प्रॉफिट है 20% एंड 25%। अब इनका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 यानी कि 500/100, तो परसेंटेज आ जाएगा हमारा 45 प्लस 5 50%, यानी कि 50% के इक्विवेलेंट हो जाएगा 20% 25% का सक्सेसिव चेंज, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50%। अब 50% का एक हमारा प्रॉफिट हो गया, और एक जो थर्ड प्रॉफिट बचा है उसको हमें पता नहीं है, तो x% मान लेते हैं। अब इनका सक्सेसिव चेंज अप्लाई कर देते हैं, तो 50 प्लस x प्लस 50 इंटू एक्स बाई 100, और ये टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 65 के बराबर आ रहा है। तो x प्लस x बाई 2 विच इंप्लाइज की 3x बाई 2 दैट इज इक्वल 65 माइनस 50 यानी 15, तो यहां से x विल बी इक्वल टू 10%। x 10% आ जाएगा, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके अपनी जगह पे सही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain item passes through the hands of 3 traders in succession, and each of them sells his goods at a profit of 30% of his cost price. If the last trader sold the goods for rupees 65,910, then for how much did the first trader bought it? पहले ट्रेडर ने कितने पे परचेज किया होगा? लेट अस अज्यूम कि पहले ट्रेडर ने परचेज किया इसको एक्स अमाउंट पे। अब पहला ट्रेडर दूसरे को कितने में देगा? 30% का प्रॉफिट लेगा। 30% यानी कि 3/10 का प्रॉफिट चाहिए उसको। तो अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट चाहिए उसको 3 का, 10 प्लस 3 13 यूनिट्स पे सेल करेगा अगर उसका 10 कॉस्ट प्राइस है। इफ 10 इज कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस होगा 13, रेशियो आ रहा है 10:13 का सीपीएसपी का, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा 13/10 होगा। तो अगर एक्स कॉस्ट प्राइस है पहले पर्सन का, तो एक्स इंटू 13/10 पे सेल करेगा। सिमिलरली सेकंड वाला भी 13/10 पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेकंड वाले के लिए 13/10 होगा, बिकॉज कॉस्ट उसको भी प्रॉफिट लेना 30% का, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13/10 से। और थर्ड वाले का भी सेम प्रॉफिट है 30% का ही, तो दिस विल फर्दर बी मल्टीप्लाइड विद 13/10। ओके, वैल्यू आ गया x इंटू 13/10 का होल क्यूब। दिस विल बी द सेलिंग प्राइस फाइनली। तो लास्ट ट्रेडर ने जितने पे सेल किया होगा।
और 13 का क्यूब आता है 2197, 10 का क्यूब इज 1000 ओनली, एंड दिस इज इक्वल टू 65910, 65910। ओके, 2197 से काटोगे या 13 से काट लो, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 13 से यहाँ पे काटा, दिस विल बी 169 ओनली। इसको 13 से काटोगे, 13 से जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर 0 और 5070, फिर से 13 से काटोगे, यहाँ बचेगा 13, 3 टाइम्स जाएगा 127, 9 टाइम्स जाएगा, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 13 से गया 3 टाइम्स, हाँ ठीक तो है, 117 आ रहा है, हाँ ठीक है, 390 आ गया, और फिर 13 से काटोगे, यहाँ बचेगा 30, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30,000 रुपीज़। तो फर्स्ट सेलर ने परचेज किया था 30,000 रुपीज़ पे। जरूरी नहीं है फर्स्ट सेलर का ही पूछा जाए क्वेश्चन, सेकंड सेलर का ही पूछ सकता है, बट अगर सेकंड सेलर का पूछेगा तो उस केस में फिर तुम इस वैल्यू को से स्टार्ट करोगे, क्यों अननेसेसरली पहले वाले के लिए कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेलर के लिए हमें आ गया आंसर कि फर्स्ट ट्रेडर मस्ट हैव परचेज्ड इट फॉर 30,000 रुपीज़। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते थे सीपी और एसपी का रेशियो फाइनली निकालने के लिए, कि पहले वाले सेलर को अगर 10 रुपये में मिला होता, 10 रुपीज़ में मिला होता, तो 13 में सेल करता वो। अब दूसरे वाले को अगर 10 में मिला होता तो वो 13 में सेल करता, बिकॉज दूसरे को भी 30% प्रॉफिट है, तीसरे को 10 में मिला होता, 13 में सेल करता। ओवरऑल 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 का अगर इनिशियली हमारा आइटम होता तो फाइनली हो जाता है 13 क्यूब का, यानी कि दैट विल बी 2197 का, और इसी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज क्या वैल्यू गिवन है, 65910। ठीक है, एक ही बात है, दो चीजें लिखने का तरीका अलग है, बट बात एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट वेंडर परचेज्ड 12 dozen bananas at ₹40 per dozen. During transportation and storage, 2 dozen bananas got spoiled. If he spent 10% of his outlay on transport cost and wants an overall profit of 25%, at what price must he sell a dozen bananas? ठीक है, किस प्राइस पे सेल करेगा डजन बनानास को? सॉल्व करो। तो फ्रूट वेंडर ने परचेज किया 12 डजन बनानास एट ₹40 पर डजन। 12 डजन परचेज किए तो कॉस्ट तो उसका पूरा 12 डजन का होगा एट ₹40 पर डजन, ठीक है। बट ट्रांसपोर्टेशन में 2 डजन बनानास गॉट स्पॉइल्ड, यानी कि इस पे तो 100% लॉस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में अगर 2 डजन लॉस्ट हो गए तो बचेंगे कितने? 10 डजन ही तो बचे, यही बेच पाएगा वो, 10 डजन ही सेल कर पाएगा, ठीक है। सो रिमेनिंग कितने हैं? 10 डजन ओनली। तो जो हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर दीज 10 डजन बनानास ओनली। कॉस्ट उसका टोटल कितना आएगा? 12 इंटू 40, 480 कॉस्ट आ गया। बट साथ में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10% ही एडिशनली स्पेंट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि 10% और उसका एक्स्ट्रा लगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो 48 और ऐड कर लो, 528 हो गया। ही वॉन्ट्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो टोटल कितना रेवेन्यू चाहिए? 25%, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट चाहिए। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 5/4 कर दोगे कॉस्ट का। 528 हमारा टोटल कॉस्ट है, इंटू 5/4, 4 से जाएगा ये 132 इंटू 5, दैट विल बी 264। एक सेकंड, 132 इंटू 5 है, तो दैट विल बी कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आ जाएगा 660 रुपीज़। टोटल रेवेन्यू नीडेड इज 660 रुपीज़, और उसके पास बचे हैं सिर्फ 10 डजन। 10 डजन बचा है, तो डिवाइड बाई करोगे 10, तो पर डजन सेलिंग प्राइस दैट विल बी 660 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 66 रुपीज़ per dozen, that will be the selling price. This will be the answer, option C. ठीक है, ये सारी बातें समझने के लिए हमने इतना लंबा स्टेप किया, अदरवाइज ये सब कुछ, ये सारी कहानी हम एक सिंगल लाइन में कर सकते थे, एक सिंगल लाइन में कर सकते थे, क्योंकि टोटल उसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट उसका है 480, 12 इंटू 40 का कॉस्ट है, एंड देन ओवरले 10% एक्स्ट्रा उसने स्पेंड किया है आउटले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, 10% एक्स्ट्रा है, यानी कि अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10%, 1/10 एक्स्ट्रा है, तो 11/10 हो जाएगा इनिशियल कॉस्ट का। दिस विल बी टोटल कॉस्ट। देन ही वांट्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी टोटल सेलिंग प्राइस, और 10 डजन का है तो डिवाइड बाई 10 कर दोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ से फाइनली, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ₹66। क्या ये बात क्लियर है? ओके।
ठीक है, तो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, एंड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा जो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस का जो इनिशियल सेगमेंट है वो कवर अप हो गया। अब नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, और फिर लास्ट में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे कि मिल्कमैन या बाकी लोग कैसे चीटिंग करके फॉल्टी वेट्स यूज करके प्रॉफिट्स लेते हैं, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लास्ट में करेंगे। मार्क प्राइस और डिस्काउंट के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर सेशन में क्वेश्चन समझ में आए तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।